हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधीयन युग, गांधी जी का एरा, पूरा किस तरीके से उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाया, भारत आने से लेकर भारत को आज़ादी दिलाने तक उनके बारे में पूरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है, सारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे मॉडर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आई होप कि आप लोगों ने मेरा पुराना वाला लेक्चर सभी लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से पुर्तगाल, इंग्लिश, फ्रेंच, डच, ये सब किस तरीके से भारत में आए, जितने भी यूरोपियंस हैं, कैसे कैसे इन लोगों ने फैक्ट्री लगाया, किस प्रकार से इंडिया पे अपना शासन किया, आर्थिक तरीके से 1857 का रिवॉल्ट किया था, बक्सर युद्ध किया था, पलासी युद्ध किया था, उग्रवादी विचारधारा क्या था, कांग्रेस की स्थापना से लेकर सारा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर देख लें। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले गांधीयन युग। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है गांधी जी के बारे में, है ना, महात्मा गांधी के बारे में। बहुत महान इंसान थे। चलिए, सबसे पहले तो इनका जन्म, ये तो सभी को याद होगा, जिनको नहीं याद है कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर। क्लियर है? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद्र गांधी। इनका पूरा नाम ही है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पुतली बाई। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई, कस्तूरबा बाई। यहां तक क्लियर है? चलिए, कुछ अगर इनके बारे में, इनका एजुकेशन से रिलेटेड बात किया जाए तो स्टार्टिंग जो एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, प्रारंभिक शिक्षा, तो वो तो इन्होंने अपने ही जगह गुजरात से किया, पोरबंदर और राजकोट से। इसके बाद ये पढ़ने के लिए विदेश चले गए और वहीं पर अपना वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट किया। तो ये 1888 में कहां चले गए? इंग्लैंड, वकालत का पढ़ाई करने के लिए, जुडिशियरी का वकालत, ये वकील बन गए। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब सवाल ये होता है कि डिग्री कब प्राप्त की इन्होंने? तो 3 साल में डिग्री इन्हें मिल गया, मतलब 1891 में डिग्री मिल गया लॉ का। क्लियर है यहां तक? ये महात्मा गांधी के कुछ निजी फैक्ट्स थे उनके जीवन से रिलेटेड। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। अब आगे अगर देखा जाए, फिर वकालत तो ये करके आ चुके थे इंडिया वापस। इंडिया जब वापस आ गए तो इनके पास कुछ काम तो था नहीं, वकालत तो कर चुके थे। तो एक इंसान थे जिसका नाम याद रखिएगा, अब्दुल एंड कंपनी। अब्दुल एंड कंपनी, इन्हीं का एक केस था, अब्दुल एंड कंपनी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अब्दुल एंड कंपनी। इन्हीं के केस में महात्मा गांधी 1893 में केस लड़ने के लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जाते हैं इन्हीं के केस के सिलसिले में, ठीक है। उसके बाद जब ये वहां पे गए, सब कुछ रहे, वो नेटाल जा रहे थे। कहां? नेटाल। रास्ते में एक जगह था जिसका नाम था, जिसको आप स्टेशन भी बोल सकते हैं, सेंट पीटर मारिट्जबर्ग। ये स्टेशन का नाम याद रखिए, ये जगह स्टेशन का नाम याद रखिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका जाने के क्रम में, चूंकि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बहुत अपार्थेड है, मतलब रंग भेद का ये चलता है।
जैसे काले घोड़ों का रंग का बहुत चलता है। आप इसका एग्जांपल क्रिकेट मैच में भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, अभी भी है, मगर चलिए उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते। तो उस समय भी यही था, काले घोड़ों के रंग का भेदभाव था। तो गांधी जी के साथ बदसलूकी किया गया, इन्हें बोला गया, इनके पास टिकट था थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास का, इन्हें बोला गया कि आप जनरल में जाकर बैठ जाइए, थर्ड क्लास में जाकर बैठ जाइए। गांधी जी ने इसका विरोध किया, उसके परिणाम स्वरूप इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और सामान वगैरह भी उसी के साथ नीचे फेंक दिया गया स्टेशन पर। तो ये गांधी जी के साथ पहला ऐसा घटना था जिसके वजह से इन्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ है। क्लियर? इसी अपमान का बदला लेने के लिए, या फिर जब वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में घूमा जब, तो वहां पे देखे कि जितने भी इंडियंस है या फिर जो भी कम गोरे लोग हैं उनके साथ बहुत बदसलूकी से व्यवहार किया जाता है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तब गांधी जी ने ये फैसला किया कि अब मैं यहीं रहूंगा और इनके बदले हक की मांग करूंगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग अगर आगे चले, आगे हम लोग देखते हैं 1903 में, 10 साल बीत चुके हैं, 1903 में गांधी जी ने एक पत्रिका निकाला, इंडियन ओपिनियन, हिंदी में भी इसका यही नाम है, इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है इंडियन ओपिनियन किसने लिखा था, हिंदी में भी यही बोला जाता है, इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन 1903 में किसने लिखा? गांधी जी ने लिखा, गांधी जी की पत्रिका थी। क्लियर है? 1907 में सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने 1907 में ही किया था, प्रथम सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह कहां किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था। इंडिया का बात नहीं कर रहा, इंडिया से बाहर अगर ऑल ओवर अगर पूछा जाए कि सबसे पहला सत्याग्रह कहां किए थे, साउथ अफ्रीका में 1907 में। उसके बाद ये सब गांधी जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेटाल में 1904 में ही, 1904 में वही नेटाल जगह पर ही फीनिक्स आश्रम का स्थापना की। फीनिक्स आश्रम, फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहां? नेटाल में। फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने। कहां किया? तो नेटाल में किया। नेटाल कहां है? साउथ अफ्रीका में। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा कर दे सकता है। उसके बाद हम लोग आगे चले, 1910 में हम लोग आते हैं, 3 साल बाद। इनके एक बहुत प्रिय मित्र थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय। तो इन्हीं के नाम पर एक टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की। कहां? जॉन्सबर्ग में। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद 1915 में ये भारत वापस आ जाते हैं, भारत वापस आ गए। अच्छा, वहां पर जब इन्होंने हक की मांग के लिए जब आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन करना स्टार्ट किया अफ्रीका में ही, तो वहां पर और भी जितने भी लोग थे जिनके साथ इस तरीके का भेदभाव हो चुका था, वो सारे लोग महात्मा गांधी के साथ आ गए और इनके साथ इनके प्रदर्शन में साथ दिया। और जो भी केस बना तो सारे लोगों ने उस केस पे अपना साइन किया, जिसकी वजह से इनका केस बहुत मजबूत हो गया था और ये पूरा मुकदमा साउथ अफ्रीका के कोर्ट में गया, जिसकी वजह से कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि रंग भेदभाव खत्म होना चाहिए और उनमें बहुत सारा परिवर्तन के लिए नियम भी निकाला गया। तो ये अफ्रीका में महात्मा गांधी की बहुत बड़ी जीत थी, जिसका पूरा अखबार में, पूरा न्यूज चैनल में इनका पूरा फोटो सहित छपा था। तो सिंपल बात है, जब वहां पे किया गया तो इंडिया में भी छपा था। तो जितने भी लोग जो थे वो, जब गांधी जी यहाँ भारत में वापस आए तो जिन्होंने भी वो न्यूज़पेपर देखा था वो जान चुके थे कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश में जाकर वहां पे सत्याग्रह कर कर जीत के आ सकते हैं, वो भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से गांधी जी की महत्वाकांक्षा भारत में बढ़ी और लोगों को महात्मा गांधी के ऊपर विश्वास भी होने लगा। क्लियर है यहां तक?
चलिए, जब ये भारत वापस आए 1915 में, 1915 में एक आश्रम का भी स्थापना करते हैं जिसका नाम है, लोग जानते हैं, साबरमती आश्रम। और नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे है, तो नाम से ही पता चल रहा है किस नदी के किनारे होगा, साबरमती नदी के किनारे है। क्लियर है? तो ये गांधी जी के बारे में जो फैक्चुअल डेटा था उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग आगे देखते हैं, अभी इन्होंने किस तरीके से चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, बहुत सारा धरना यहां पर किस तरीके से भारत को आजादी दिलाई। चलिए, अब देखिए, जब 1915 में जब महात्मा गांधी भारत वापस आए तो इनका बहुत भव्य स्वागत हुआ, कांग्रेस के मंच पर इन्हें बुलाया भी गया। इस तरीके से आजादी में, भारत की आजादी में स्वतंत्रता के लिए भाग लेने के लिए भी इनको बोला गया। मैं गांधी जी बोले कि ठीक है, मैं पहले, चूंकि कोई भी चीज हाथ में लेने से पहले, कोई भी केस मुकदमा करने से पहले हमें पहले उसके बारे में पूरा जान लेना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने बोला कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं पूरा पहले भारत एक बार घूम लूं, भ्रमण कर लूं। जब भारत घूम रहे थे उसी क्रम में भारत की इतनी दयनीय स्थिति को देखकर महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद से फिर ये कांग्रेस में आए, कांग्रेस के मंच पर गए, सब कुछ सही रहा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो इनका आंदोलन था, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह भारत में इनका सबसे पहला आंदोलन था। कब हुआ था? 1917 में। पहले इसका हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो उसके लिए गांधी जी बिहार आए थे। क्लियर है? बिहार में इनका सबसे पहला आंदोलन कहां हुआ था? तो बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 3 फैक्ट तो यही है। इन्हें बिहार के लिए न्योता किसने दिया था? बिहार आने के लिए बोला किसने था? तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को जो निमंत्रण दिया था, राजकुमार शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल कहां के निवासी थे? तो मोतिहारी के। मोतिहारी, ये मोतिहारी कहां है? बिहार में। बिहार में। और स्पेसिफाई करके पूछा जाए मोतिहारी में कहां के निवासी थे, तो मुरली भड़वा गांव, मुरली भड़वा गांव। तो ये फैक्ट्स ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ल के बारे में। तो गांधी जी को यही थे जो कि निमंत्रण दिए थे। तो हुआ था यूं कि 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, कहां? लखनऊ में। लखनऊ में। तो ये राजकुमार शुक्ल अपना दुख लेकर के पहुंचे हुए थे वहां, क्योंकि बिहार में बहुत अत्याचार होता, पूरा बंगाल प्रोविंस में हो रहा था। एक्चुअली में क्या कि नील की खेती, पहले ये देखिए, 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली। इसमें होता क्या था कि नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। ये नील की खेती क्या है? नील की खेती वो पहले अंग्रेजों को बहुत पसंद होता था। व्हाइट कपड़े के ऊपर जो उजाला टाइप का जो होता है ना, उजाला 4 बूंदों वाला, उस टाइप का ये नेचुरल चीज था जो कि अंग्रेजों को बहुत पसंद था। तो अंग्रेज किसानों को के ऊपर प्रेशर डालते थे कि आपको नील की खेती करना ही करना है। और किस तरीके से करना है? अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा अगर आपके पास जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी ही करनी। इससे प्रॉब्लम ये था नील की खेती में कि इससे जमीन बहुत बर्बाद होता था, मतलब जो फसल का जो उर्वरा शक्ति था वो बहुत कम होता था। उसके बाद कि जितना इसको उगाने में जितना मेहनत और जितना पैसा वगैरह लगता था, उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट भी नहीं हो पाता था। तो ये सब कुछ था। उसके बाद ये हो गया।
तो फिर महात्मा गांधी आए वापस ये चंपारण में, इनका दुख सुना। पहली बार ऐसा हुआ मूवमेंट इतिहास, भारतीय इतिहास में पहली बार, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के अहिंसा के मार्ग पर एक किसान कमेटी बैठी, किसान की समिति बैठी, अहिंसा के मार्ग पर किसान की समिति बैठी, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। इसमें गांधी जी ने क्या किया? सब एक पेपर निकाला जिसके ऊपर पूरा जो भी ब्यौरा था इस नील की खेती से जो भी परेशानी हो रही थी सारे के बारे में डिटेल लिखा और सबसे साइन वगैरह करवाया, जितने भी किसान वगैरह थे, और ले जाकर सबूत के साथ उनके सामने पेश किया गया। ठीक है, मगर जितना आसान दिख रहा है एक्चुअली में उतना आसान था नहीं। महात्मा गांधी जब आ रहे थे, सबसे पहले तो महात्मा गांधी आए कहां? तो पटना के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, पटना उतरे, मगर उस समय तो टेलीफोन वगैरह था नहीं, तो पता भी नहीं था कि गांधी जी इतने तारीख को पहुंचेंगे, तो इन्हें लेने के लिए कोई, रिसीव करने के लिए कोई वहां पर पहुंच ना सके, ऐसा मतलब कहा जाता है। अब ये कितना सच है वो तो पता नहीं। तो खैर 1917 में ये पटना के मुजफ्फरपुर में पटना पहुंचे, मुजफ्फरपुर। अब जब आए तो इन्हें रेस्ट करने के लिए कोई जगह चाहिए था, तो इन्होंने पनाह कहां लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर। क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी वगैरह जो भी महान लोग, जो भी बड़े लोग आते थे, तो उनके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर जो होता है सभी के लिए खुला हुआ होता था। मगर दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी वहां थे नहीं, किसी काम से बाहर निकले हुए थे। तो गांधी जी थोड़ा सा विश्राम किया, उसके बाद वो अपने मित्र के यहाँ निकल गए। इनके एक मित्र थे कृपलानी जी, कृपलानी, जेबी कृपलानी, उनके यहाँ ये निकल गए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पता चला तो फिर उन्होंने भी इनके साथ फिर जेबी कृपलानी सर के यहाँ गए। फिर सभी लोगों ने मिलकर, तो ये ध्यान रखिए गांधी जी के साथ कौन कौन से थे जो मोतिहारी के लिए निकले थे पटना से। तो एक तो खुद गांधी जी थे, इनके साथ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेपी कृपलानी, क्लियर है? ये इतने लोग थे। एक और थे बाबा नरहरि, बाबा नरहरि। मगर जब ये एंट्री कर रहे थे मोतिहारी में, तो इनको रोक दिया गया, क्योंकि अंग्रेज भी इनके बारे में जानते थे, तो इन्हें रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। तो उस समय जो था, गांधी जी उनके बातों को नहीं माना और बोले कि मैं अंदर आऊंगा। तो अगर किसी का अगर विरोध किया जाए तो वहां की जनता ये सोचने लगती है आखिर ये कौन आ रहा है जिसका अंग्रेज विरोध कर रहे हैं। तो लोगों के बीच भी उत्सुकता जाग गई, ये बहुत बड़े शख्स होंगे जिन्हें अंग्रेज भी नहीं आने देना चाहते हैं। मगर फिर तो ये सबसे पहला था जिस समय गांधी जी ने अंग्रेजों की बातों को नहीं माना और वो मोतिहारी में चले गए। क्लियर है यहां तक? उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया, बिल का वो पूरा फाइल वगैरह बनाया, केस समर्पित किया, और महात्मा गांधी केस जीत भी गए भारत में। ये इनकी भारत की पहली जीत थी, पहला ही आंदोलन था और सबसे पहली जीत भी थी चंपारण की, जिसके वजह से तो फिर उसके बाद तो गांधी जी का पूरा नाम हो गया, बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि चंपारण का जो घटना था गांधी जी के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट घटना था। इसी की वजह से पूरे वो इंडिया में फेमस भी हुए कि पहला ऐसा इंसान जो कि अहिंसा के मार्ग पे जीत दिला दिया। इसमें हुआ क्या? सबसे पहले तो नील की खेती को बंद करवाया गया, नील की खेती को बंद करवाया गया, जबरदस्ती जो करवाया जा रहा था। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर कोई अपने मन से अगर करना भी चाहता है तो उन्हें जो उनकी लागत होती है, जितना वो पैसा का डिमांड रखे हुए सही तरीके से उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। ये सभी कुछ इस प्रावधान में किया गया। इसी आंदोलन के उपलक्ष्य में, इसी आंदोलन की जीत के उपलक्ष्य में एक बहुत महान शख्स थे
जिनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। मोहनदास करमचंद गांधी को किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि गांधी जी को। आई थिंक यहां तक पूरा गांधी जी के बारे में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले साल। ये तो 1917 की पूरी घटना थी। अब हम लोग 1918 की ओर बढ़ते हैं। 1918 में दो बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ। 1918 में दो बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ। सबसे पहला तो एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल आंदोलन। और दूसरा जो घटना हुआ वो था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर, मतलब अहमदाबाद मिल आंदोलन के ऊपर। इसमें हुआ क्या, जैसे अभी हम लोगों के यहाँ कोरोना फैला हुआ था, है ना, उस तरीके से उस टाइम वहां पर प्लेग नामक बीमारी फैला हुआ था। बहुत ज्यादा ही विनाशकारी बीमारी था। उस समय भी यही उपाय था, एक ही रास्ता था लॉकडाउन का। जिस तरीके से इस बार हम लोगों का कोरोना का था कि कोई उपाय नहीं, बस एक ही रास्ता था लॉकडाउन का, सभी लोग घर में रहे। उसी तरीके से उस समय प्लेग के लिए भी यही आदेश थे, निर्देश थे। मगर और इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मजदूर लोग दूसरे का काम करने के लिए जा रहे थे, किस तरीके से उन लोगों ने पलायन किया, अपने घर वापस आए, ये सब आप लोगों ने देखा था। उसी प्रकार वहां पर भी अहमदाबाद में मिल जो फैक्ट्री वगैरह थे उसमें लेबर्स वगैरह अपने घर आना चाहते थे, मगर उन्हें लालच देकर रोक दिया गया था। लालच किस चीज का दिया गया था कि अगर आप मेरे यहाँ रहते हैं तो आपका पैसा भी बढ़ा दिया जाएगा, आपको बोनस मिलेगा, मतलब अलग से आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा 50% तक, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, बोनस अलग से मिलेगा। इस टाइप से उन्हें बहला फुसलाकर वहां रोक लिया गया। मगर जब प्लेग खत्म हुआ तो इन मजदूरों को ऐसा कुछ नहीं दिया गया, कंपनी ने साफ मना कर दिया। तब गांधी जी वहां गए और उन लोगों से बात किया। पूरा गांधी जी इन लोगों के साथ मिलकर हड़ताल पर बैठ गए। इन लोगों का डिमांड था 50% बोनस की घोषणा की थी, तो हमें वो मिलना चाहिए। खैर 50% तो नहीं मिल पाया, मगर 35% इन लोगों को मिला। तो ये भारत में गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन था। क्लियर है? इसके बाद अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इसमें ही सबसे पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का भी प्रयोग किया था। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ किया गया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय किया गया था। कब? 1918 में, ठीक है ना। और यहीं पर एक ये सर्वप्रथम और इसी के उपलक्ष्य में एक और चीज किया गया गांधी जी ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक सोसाइटी की स्थापना की। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय ही सबसे पहली बार भूख हड़ताल भी किया गया गांधी जी के द्वारा। उसके बाद अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की भी स्थापना की गई, और ये गांधी जी की दूसरी जीत भी थी यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से अहमदाबाद मिल आंदोलन समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, तो अगर खेड़ा आंदोलन के बारे में बात किया जाए तो ये भी हुआ था 1918 में ही। तो इसके नाम पर ही पता चल रहा है कहाँ हुआ होगा, तो खेड़ा में हुआ होगा। खेड़ा, क्लियर? बस इसके बारे में यही ध्यान है कि यहाँ भी वही किसानों से रिलेटेड ही मुद्दा था, ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता, इसलिए रहने देते। अच्छा
अगर इसके ऊपर अगर आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद गांधी जी को कैसरे हिंद की भी उपाधि दी गई, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई गांधी जी को। क्लियर है। इसके बाद फिर बहुत सारा इंपॉर्टेंट घटना हुआ हमारे कालक्रम में, जैसे 1919 में, जल इन सभी के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और मान के चलिए फैक्चुअल डेटा भी हो गया आपके लिए, तो इसे याद जरूर रखिएगा। जलियांवाला बाग हुआ, हत्याकांड, और इसी समय रॉलेट एक्ट भी था, रॉलेट एक्ट। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन, 1919 में फिर एक खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, खिलाफत भी। 1920 में फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इन सभी के बारे में लोग और डिटेल में अभी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर 1931 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा जिन्हें याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद फिर 1931 में गांधी इरविन के साथ समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, जिसे इरविन पैक्ट भी बोला जाता है, इरविन पैक्ट, जिसके अंतर्गत गांधी जी और इरविन में समझौता हुआ। क्लियर है। उसके बाद 1934 में गांधी जी राजनीति से अलग हो गए, राजनीति से अलग हो गए। उसके बाद फिर 1939 में फिर जाकर सक्रिय हुए, एक्टिव हुए। उसके बाद 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत कर दिया, जो इनका आखिरी मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इतना सारा हम लोगों को पढ़ना है। इसके बीच में फिर यहाँ पर हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 1922 की घटना, जो कि यूपी में चौड़ा चौड़ी जगह पर हुआ था, जगह पर आंदोलन, असहयोग आंदोलन किस तरीके से वापस ले लिया गया, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 1924 में किस तरीके से गांधी जी को जेल से वापस निकाला गया, 1924 में गांधी जी को जेल से वापस निकाला गया। और निकलते के साथ 1925 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, 1925 में चरखा संघ की स्थापना की, चरखा संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अंदर कवर नहीं करूंगा, इसलिए यहीं पर आप लिख लीजिए। 1925 में चरखा संघ की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने की। कब की, तो 1925 में की। क्लियर है। उसके बाद सभी को पता है 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दिया गया, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। इनकी मृत्यु कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहां, प्रार्थना सभा में, प्रार्थना सभा में, है ना। ये प्रार्थना सभा कहां थी, तो दिल्ली में, दिल्ली में। डेट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1948। क्लियर है। तो ये था हम लोगों का पूरा ओवरव्यू कि इस चैप्टर में भी हम लोग को और कितना पढ़ना है। क्लियर। तो इतना पढ़ने के पहले बीच में हम थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल डेटा हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा उपाधि दिया गया था, किस किस नाम से बुलाया गया था, ये सब हम लोग पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। सबसे पहले तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दी, अरे मैंने पीछे बताया भी था, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ। इस सारे डेटा को अपने नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। केसरे हिंद किसने कहा, केसरे हिंद
केसरी हिंद धरना, तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार। क्लियर है? उसके बाद सर्वोदय का अग्रदूत, सर्वोदय का अग्रदूत, अग्रदूत ये किसने कहा था? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस 1944 में। इन्हें मदद की जरूरत पड़ी थी तो इन्होंने कहा था राष्ट्रपिता हमें आपकी जरूरत है। उसके बाद बापू भी इन्हें कहा जाता है, तो ये नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? मंगल बाबा, मंगल बाबा, इन्हें मंगल बाबा भी कहा जाता है। तो ये सारा नेम इनका ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार, गफ्फार इन्हें कहा था मंगल बाबा। अच्छा, इन्हें अर्ध नंगा फकीर भी कहा जाता है, अर्ध नंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो ब्रिटिश के पीएम जो थे, कौन? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। और हम लोग देखते हैं उसके बाद वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारे इंडिया के लास्ट ब्रिटिश वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है? उसके बाद आइंस्टीन महोदय ने, आइंस्टीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है। उस समय आइंस्टीन थे, आइंस्टीन साइंटिस्ट है। क्लियर है ना? इन्होंने बहुत बड़ा बात कहा है गांधी जी के बारे में। क्या? कि हमारी आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि रक्त मांस का ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया था, रक्त मांस का ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भारत में जन्म लिया था। ये किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन ने कहा था। आई थिंक लिख देना ही ज्यादा अच्छा है। हमारी आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे, शायद ही विश्वास करे कि रक्त और मांस का, मतलब सिर्फ खून और मांस का एक ऐसा भी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया था। जब इनके बारे में पढ़ा जाएगा तो यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया था, जो कि अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को आजादी दिलाया, ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया था, भारत में जन्म लिया था। तो ये स्टेटमेंट देकर पूछ दिया जाएगा कि ये कथन किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था। ध्यान रहेगा। अच्छा, गांधी जी को और भी बहुत नाम से जाना गया। विरोधियों का कारखाना, सार्जेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं। गांधी जी को
गांधी जी को विरोधियों ने क्या कहा था? सार्जेंट। सार्जेंट, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इस गांधी जी का ये पूरा तो गांधी जी का टाइटल हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी ने एक उपाधि दिया था, गुरु का। ये उपाधि किसने दिया था? इनको दिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने गुरु कहकर संबोधित किया था। ठीक है। उसके बाद आगे गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी कुछ नाम का यूज किया था, जिन्ना। चूंकि ये भी बहुत बड़े लीडर थे, ऐसा नहीं है कि ये कोई कमजोर लीडर थे, क्योंकि अगर कमजोर लीडर रहते तो पाकिस्तान को हमसे अलग नहीं कर सकते थे। तो ये भी बहुत ताकतवर लीडर ही थे। तो उस समय तो खैर गांधी जी के हम लोग के सपोर्ट में ही रहते थे। तो इनका भी गांधी जी ने नाम दिया था कायदे आजम। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कायदे आजम किससे कहा जाता है? कायदे आजम, जिसका अर्थ होता है महान नेता, जिसका मतलब क्या होता है? महान नेता। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो ये सारा डेटा को आप कॉपी में लिखते जाइएगा और याद कीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। गांधी जी को उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल, हिंदी में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बोला, गांधी जी का नाम क्या दिया? कॉन्साइस कीपर, क्वाइन साइंस कीपर। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी इसे यही बोला जाता है, क्वाइन साइंस कीपर ही बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने गांधी जी, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, तो गांधी जी और इरविन दोनों को साथ में एक नाम दिया, दो महात्मा, मतलब दो महान आत्मा। महात्मा मतलब क्या होता है? महान जोड़ आत्मा, महान आत्मा। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि दिया था। गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि दिया था, महामना, महामना की उपाधि दिया था। और चित्तरंजन दास को भी एक उपाधि दिया था गांधी जी ने, चित्तरंजन दास को भी उपाधि दिया था। किस नाम से कहा था? देश बंधु, देश बंधु। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसने किसको क्या उपाधि दिया, किस नाम से उपाधि, मतलब एक बहुत विशेष प्रकार का नाम दिया जाना। तो किसने क्या नाम दिया, किसे दिया, तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आई थिंक सारे पॉइंट्स को मैंने इसमें कवर कर दिया, जितना भी आज तक जो भी उपाधि वगैरह दिया गया था गांधी जी के द्वारा या गांधी जी को, तो वो मैंने यहाँ पर कवर किया। कुछ गांधी जी के हम लोग स्लोगन्स और नारा वगैरह देख लेते हैं ना, जो इन्होंने आंदोलन के समय पर दिया था। सबसे पहला, एक वर्ष में स्वराज। इस सारा का सारा नारा जो है आंदोलन वाला, सारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज। कभी कभी अगर क्वेश्चन को टफ बना तो ये पूछ लिया जाता है कि ये नारा किसने दिया, नहीं ये नारा कब दिया गया, तो असहयोग आंदोलन के समय,
असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने ये नारा दिया। फिर हम लोग आगे जाकर अभी पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारा कुछ। उसके बाद स्वराज के गंध में मेरे नुथने फटने लगे। स्वराज के गंध में मेरे नूथने फटने लगे। नूथने फटने लगे, कहने का ये मतलब स्वराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वराज हमें मिलने वाला है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। ये इनका कहने का मतलब, ये भी उन्होंने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय दिया था। क्लियर है? उसके बाद शैतानी सरकार, शैतानी सरकार, ये नारा कब दिया? रॉलेट एक्ट के समय। रॉलेट एक्ट के टाइम पर। उसके बाद ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये कब कहा था? खिलाफत आंदोलन के समय। ये क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम की एकता थी, इसलिए ऐसा बोला गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर आगे इसी के ऊपर अगर देखा जाए तो गांधी जी ने बोला क्या कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है लेकिन, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधीवाद से यहां पे उनके कहने का मतलब था अहिंसा, गांधीवाद नहीं। ये उन्होंने कब कहा था? कराची के अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में। उसके बाद अगर और देखा जाए तो नेक्स्ट देखिए, या तो ये स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, या तो ये स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा, या अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, या अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। ये कब कहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जब क्रिप्स प्रस्ताव जब आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, ये वो प्रस्ताव है जिसके मदद से इंडिया को आजादी देना था, जिस प्रस्ताव के माध्यम से, मगर अफसोस की बात मिल नहीं पाया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? यह एक आंदोलन ऐसा चेक है, यह एक आंदोलन का ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है दिवालिया होने वाला, कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। किसके रिस्पेक्ट में बोला गया था? क्रिप्स प्रस्ताव। इसे शॉर्ट में अगर बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं, पोस्ट अपडेटेड चेक। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर देखा जाए तो करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो, ये कब बोला था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ी संगठन खड़ा कर सकता हूं। मैं
एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ी संगठन खड़ा कर सकता हूं, बड़ी संगठन खड़ा कर सकता हूं। ये कब बोला गया था? तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब इस आंदोलन के लिए इन्हें सहमति नहीं मिली थी, तब इन्होंने ऐसा बात कहा था। चलिए आगे। इनका नारा था हे राम, किसने बोला था? तो महात्मा गांधी जी ने बोला था। अच्छा, एक लास्ट है, यह मेरी हिमालय जैसी महान भूल थी। यह मेरी हिमालय जैसी महान भूल थी। ये कब बोला गया था? चौरी चौरा कांड के समय, जब पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था उस टाइम पे। तो ये कुछ कथन और नारा थे जो कि गांधी जी ने दिया था। इनके कुछ बुक्स भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी फैक्ट में। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखे गए उससे भी देख लेते हैं। सबसे पहला माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दूसरा हिंद स्वराज, ये सारे बुक्स का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। थर्ड सर्वोदय। फोर्थ गीता माँ। उसके बाद सत्याग्रह। उसके बाद नैतिक धर्म। ये इनके द्वारा लिखा गया कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके बाद अगर इनका देखा जाए पत्रिका, इनका पत्रिका तो इंडियन ओपिनियन जो अफ्रीका में लिखे थे, ओपिनियन। दूसरा हरिजन, जब भीमराव अंबेडकर से मिले थे उस टाइम। उसके बाद हरिजन बंधु। उसके बाद यंग इंडिया। इन सारे पत्रिका को लिख लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद नव जीवन। क्लियर है? उसके बाद ये ध्यान रखिए, गांधी जी की लाइफ में 3 आदमियों का बहुत बड़ा रोल था। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। एक थे जॉन रस्किन। दूसरे जो थे टॉलस्टॉय, जिनके नाम पे फार्म भी बनाया था इन्होंने। और थर्ड जो थे वो डेविड थियोडो। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि टॉलस्टॉय से इन्होंने ये अपना अहिंसा का मार्ग अपनाया था। क्या अपनाया था? इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इनसे अहिंसा का मार्ग इन्होंने टॉलस्टॉय से ही सीखा। और डेविड थियोडो से इन्होंने सत्याग्रह सीखा, सत्याग्रह। और इनसे हमेशा कल्याण के मार्ग पर चलना, इन्होंने इनसे सीखा था। क्लियर है? कुछ और थोड़ा सा और फैक्ट्स देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। चलिए, तो गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत जो था वो ट्रस्टशिप सिद्धांत कहलाया। आर्थिक सिद्धांत जो था, मतलब इकोनॉमिकल लॉ जो था, उसका नाम क्या दिया गया? ट्रस्टशिप सिद्धांत। क्लियर है? उसके बाद सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे प्रथम गांधी जी ने किया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग। ये सब मैंने आपको बता दिया है। इनका 2 हथियार था। मुख्य हथियार क्या था इनका? गांधी जी का सत्य और अहिंसा।
ये सारा कुछ क्लियर है। और 1909 में हिंद स्वराज की रचना भी की थी, हिंद स्वराज। तो ये गांधी जी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स थे। अब इसके बारे में इसके बाद इन्होंने जो जो आंदोलन किया, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी नमक सत्याग्रह, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इतने को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फ्रेंड तक शेयर करें।